सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज द इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्री ऑपरेटिव केयर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर। जब प्री ऑपरेटिव केयर लास्ट लेक्चर में जो बात करा था मैं, प्री ऑपरेटिव केयर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो पार्ट 1 था। अभी ये पार्ट 2 है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर। यानी कि इंट्रा ऑपरेटिव क्या होता है, अंदर नर्स का रोल क्या होता है, आज हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर यानी क्या है, ड्यूरिंग दी सर्जरी यानी सर्जरी के वक्त नर्स का रोल क्या होता है। जैसा कि 3 टाइप के नर्सेस रहते हैं, एक रहता है स्क्रब नर्स, एक सर्कुलेटिंग नर्स और एक एनेस्थेसिया नर्स। ओके, तो ये तीनों का अहम रोल क्या होता है ड्यूरिंग दी सर्जरी, तो यही आज हम सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रब नर्स क्या होता है। जैसा कि जब सर्जरी वक्त स्टार्ट होता है तो सर्जन के साथ रुकने के लिए जो स्टराइल एरिया में रहता है उसे हम स्क्रब नर्स बोलते हैं। ओके, स्क्रब नर्स का रूल क्या होता है और उनका वर्क क्या होता है। जैसा कि स्टराइल एरिया में रुकना, इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना, स्पॉन्ज होल्डर, मॉप्स, नीडल काउंट करना और एसेप्सिस मेंटेन करना, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसा कि स्क्रब नर्स का अहम रोल क्या है कि जब सर्जन सर्जरी करता है पेशेंट के साथ तो वहां पर असिस्टेंट एज अ स्क्रब नर्स बोल के नर्स का रोल रहता है। जैसा कि सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास करना, मॉप्स पास करना, गॉस पास करना, जो भी सर्जरी में जितना भी रोल चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सर्जन को पास करना, दैट इज कॉल्ड द स्क्रब नर्स। ओके, ये स्क्रब नर्स का रोल है। सेकेंड वन, सर्कुलेटिंग नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स का रोल क्या रहता है, जैसा कि सराउंडिंग में जितना भी वर्क है, नॉन स्टेराइल सर्कुलेटिंग नर्स को बोलते हैं हम। ओके, जब सर्कुलेटिंग नर्स का वर्क क्या रहता है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन लेना, डॉक्यूमेंटेशन लेना, इक्विपमेंट सप्लाई करना। जैसा कि इक्विपमेंट चेक करना, सॉरी। ओके, सो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब भी पेशेंट को वार्ड में से ओटी में शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चेक करना, इन्वेस्टिगेशन चेक करना, केस शीट में पेशेंट का हर रोल, कंसर्ट, सिग्नेचर, एवरीथिंग चेक करना। ओके, जैसा कि पेशेंट जब आएगा तो उसको प्री ऑफ मेडिकेशन गए नहीं गए चेक कर लेना, कौन से मेडिसिन गए, कितने बजे गए, कहाँ से पेशेंट आया, एनबीएम है नहीं है, ये पूरा चेक करने का रोल है सर्कुलेटिंग नर्स का। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जब डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, कंसर्ट लेना, सिग्नेचर है नहीं है, अटेंडर के कंसर्ट लेना, हाई रिस्क कंसर्ट ले लेना। ओके, दैट इज कॉल्ड विद द डॉक्यूमेंटेशन। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जैसा कि क्या है, कॉटरी मशीन वर्किंग में है नहीं है, सक्शन मशीन वर्किंग में है नहीं है, और उसके बाद जब लाइट ओटी लाइट वर्किंग में है नहीं है, तो ये सर्कुलेटिंग नर्स का वर्क रहता है। ओके, तो सिंपल है, सर्कुलेटिंग का नर्स आइडेंटिफिकेशन चेक करना, डॉक्यूमेंटेशन देखना और इक्विपमेंट चेक करना। ओके, नाउ थर्ड वन बोले तो एनेस्थेसिया नर्स। एनेस्थेसिया नर्स भी एक क्या है, नॉन स्टेराइल पार्ट है, नॉन स्टेराइल नर्स है। जैसा कि सराउंडिंग में ही वर्क करेंगे लेकिन पेशेंट के अपर साइड वर्क करेंगे। जैसा कि एनेस्थेसिया असिस्ट करना, मॉनिटर वाइटल चेक करना, ड्रग डोसेज असिस्ट करना, एयरवे मेंटेन करना। जैसा कि आप पेशेंट को सपोज ऑक्सीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वहां पर बॉयल्स मशीन एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन पे वहां से उनको हेल्प करना। जैसा कि उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत है तो मास्क लगा लिए, इंजेक्शन के डोजेस कितने देना है एज पर एनेस्थेटिक एडवाइस, वो हिसाब से उनको हेल्प करना है, वाइटल चेक करना है, एवरी मिनट एवरी आवर पेशेंट के वाइटल चेक करना रहता है। सो दैट इज कॉल्ड विद द एनेस्थेसिया टेक्नीशियन एंड द नर्स। तो उनका यही रोल रहता है, एयरवे भी मेंटेन करना रहता है। तो सिंपल 3 वे है, स्क्रब नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स, एनेस्थेसिया नर्स। ये 3 वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नर्स के होते हैं। तो ये एक सिंपल वे में है, आपको शायद ये समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्क्रब नर्स का रोल क्या है, स्टेराइल एरिया, इंस्ट्रूमेंट हैंडल, स्पॉन्जिंग, मॉप्स, नीडल काउंट करना, एसेप्सिस मेंटेन करना। ओके, ये है स्क्रब नर्स। सेकंड वन है सर्कुलेटिंग नर्स, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन देखना, डॉक्यूमेंटेशन देखना, इक्विपमेंट देखना। ओके, थर्ड वन एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का क्या है, एनेस्थेटिस्ट असिस्ट करना, उनको असिस्ट करना, मॉनिटर वाइटल चेक करना, ड्रग के डोजेस देखना, एक्सपायरीज देखना, वो असिस्ट करके पेशेंट को इंजेक्शन देना। फोर्थ वन है एयरवे मेंटेन करना। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे पेशेंट की पोजीशनिंग में। पोजीशन कौन कौन से, जब सर्जरी करते वक्त सपोज पेशेंट का हर्निया केस हो, अपेंडिक्स केस हो, या फिर कौन सा भी गायनी केस हो, ऑर्थो केस हो, तो उस वक्त कौन सी पोजीशन लेते हैं हम आपको ये इसमें बता दूं मैं आपको। जैसा कि सुपाइन पोजीशन,
सुपाइन पोजीशन में स्ट्रेट लाइंग एब्डोमिनल सर्जरी, जितने भी एब्डोमिनल सर्जरी है, इंग्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, जितने भी एब्डोमिनल सर्जरी रहते हैं उसमें सुपाइन पोजीशन में अपन स्ट्रेट लाइन पोजीशन में देते हैं। ओके, सेकंड वन है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन हम कब यूज करते हैं? गायनिक सर्जरी में और लेग्स अप करके, जैसा कि हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी हो, फिर बाद में पाइल्स के केसेस हो, जितने भी गायनिक के केसेस हो उसमें हम लिथोटोमी पोजीशन यूज करते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन में क्या है? फेस डाउन करके अपन सर्जरी करते हैं, जैसा कि स्पाइनल सर्जरी हो गया, जो भी जनरल सर्जरी के थ्रू हो गया, उस वक्त हम प्रॉन पोजीशन यूज करते हैं। डिपेंड ऑन सर्जरी एंड डिपेंड ऑन सर्जन। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ वन है लैटरल सर्जरी, लैटरल पोजीशन। ओके, साइड लाइन पोजीशन रहता है, जैसा कि किडनी के केसेस हो, यूरो के केसेस हो, ओके, लैप्रोस्कोपी के केसेस हो, तो उस वक्त हम साइड लाइन पोजीशन यानी लैटरल पोजीशन यूज करते हैं। ओके, तो मेरे को आपको सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं कि जब सर्जरी करते वक्त डिपेंड ऑन सर्जन एंड डिपेंड ऑन सर्जरी का पोजीशन, वो हिसाब से अपन यहाँ पर पोजीशन यूज करते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सुपाइन पोजीशन क्या होता है, लिथोटोमी पोजीशन क्या होता है, प्रॉन पोजीशन क्या होता है, लैटरल पोजीशन क्या होता है। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे एसेप्टिक टेक्निक की कंडीशन। एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, और ये सर्जरी से पहले हैंड वॉश, स्क्रब, स्टेराइल एरिया, इंस्ट्रूमेंट, ये पेशेंट को एंटीसेप्टिक कैसा क्लीन करना है, ये इजी वे मेथड में रहता है। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्जरी से पहले पेशेंट सर्जन को, एनेस्थेटिक को और स्क्रब नर्स को हैंड स्क्रब करना पड़ता है। हैंड स्क्रब किससे करते हैं? डेफिनेटली 7.5% बीटाडाइन सॉल्यूशन से करते हैं, या 5% बीटाडाइन से कर सकते हैं, या फिर अगर गायनी के केसेस है तो हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं, हैंड सोप भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सर्जन। लेकिन मैक्सिमम बोले वो तो हैंड स्क्रब के लिए 5% या 7.5% बीटाडाइन स्क्रब सॉल्यूशन यूज करते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन स्टेराइल गाउन, ग्लव्स। जब भी हम ऑटोक्लेव करते हैं तो तभी हम विदाउट एनवायरमेंट टच करे बिना हम हैंड ग्लव एंड स्टेराइल गाउन पहनना चाहिए। ओके, थर्ड वन इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव। जब भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे हैं तो उससे पहले सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ऑटोक्लेव करे वाले इंस्ट्रूमेंट रेडी करना, ट्रॉली करना, उसके बाद असिस्ट करना। ओके, नाउ जब पेशेंट को जो भी एब्डोमेन सर्जरी हो या बिलो सर्जरी, जहां भी सर्जरी कर रहे हैं तो वहां पर एंटीसेप्टिक यानी स्किन पे बीटाडाइन सॉल्यूशन यूज करना। मैक्सिमम 100% लोग सर्जन बीटाडाइन ही यूज करते हैं, 5% हो या 7.5% हो या 2% हो। इज दैट क्लियर? और रही बात अब 6 पॉइंट में क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी सर्जरी करते वक्त, करने से पहले पेशेंट को जब एंटर करते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि स्टार्ट टाइम देखना, सर्जरी स्टार्ट टाइम, फिर एनेस्थेटिक स्टार्ट टाइम, उसके बाद एंड टाइम देखना जरूरी है। टाइप ऑफ सर्जरी, सर्जरी कौन सी है, टाइप ऑफ एनेस्थेसिया, लाइक जनरल एनेस्थेसिया हो, स्पाइनल एनेस्थेसिया हो, लोकल एनेस्थेसिया हो, नर्व ब्लॉक हो या शॉर्ट जियो हो, टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया। मैं इस पे भी एक टॉपिक बनाऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ के एनेस्थेसिया रहते हैं और कहाँ कौन सा एनेस्थेसिया देते हैं। सो स्टार्ट वन ये है, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, मॉप्स, काउंटिंग, ये रोल किसका है बोला तो सर्कुलेटिंग नर्स का है। सर्कुलेटिंग नर्स में ये डॉक्यूमेंटेशन देखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि स्क्रब नर्स का रोल एक ही रहता है कि सर्जन को असिस्ट करना, दैट्स इट। लेकिन सर्कुलेटिंग नर्स एंड एनेस्थेसिया नर्स का जितना भी सराउंडिंग में वर्क है, ये देखने का काम, डॉक्यूमेंटेशन देखने का काम सर्कुलेटिंग नर्स का है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड ओवर आफ्टर द सर्जरी। जब पेशेंट को, अपन लास्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था 24 आवर्स, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन आवर्स। क्यों बोले तो पेशेंट जब एक पॉसेसिव एंड लाइक सेंसिटिव रहता है, जब उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं आफ्टर सर्जरी, तो उस वक्त उसकी हालत, उसकी कंडीशन एक बहुत ही सेंसिटिव रहती है। तो उस वक्त हम पेशेंट को जब सर्जरी के बाद वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो हमें हैंड ओवर कैसा देना चाहिए, जैसा कि ये नर्स का रोल है, सर्कुलेटिंग नर्स का रोल है कि पेशेंट को प्रॉपरली हैंड ओवर देना है। एक प्रैक्टिकली, इवन थेरोटिकल एंड द प्रैक्टिकल, 2 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल, लाइक प्रैक्टिकल एंड थेरोटिकल। प्रैक्टिकल बोले तो पेशेंट को वहां ले जाके वार्ड में शिफ्ट करना है, एज पर डॉक्टर एडवाइस, क्यूबिकल वार्ड में बोलते हैं, एचडी वार्ड में बोलते हैं या आईसीयू वार्ड में बोलते हैं, एज पर एडवाइस। और उसके बाद नोट्स लिखना जरूरी है कि पेशेंट को ड्रेनेज तो नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं है, पेशेंट कौन से सिचुएशन में है, पेशेंट को क्या लगाए थे, ओटी कितने आवर्स का हुआ, पेशेंट नेम, स्टार्टिंग टाइम, इंक्यूबेशन टाइम, एक्सट्यूबेशन टाइम, सर्जरी कितने घंटे हुई, कौन सर्जन करा, सर्कुलेटिंग नर्स कौन था, जितना भी ड्यूरिंग दी सर्जरी में जो भी करे वो इन्फॉर्मेशन ओटी नोट्स में लिखना जरूरी है। इज दैट क्लियर? अब एनेस्थेसिया डिटेल्स में क्या है, कंसर्न, सिग्नेचर्स और कौन से ड्रग्स डोज लिए, ये है एनेस्थेसिया नर्स का रोल एज पर द एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर। ओके, नाउ वाइटल्स।
जब भी सर्जरी में कौन से कितना वाइटस था, पेशेंट का क्या कंडीशन था, वो ओटी नोट्स में लिखना जरूरी है। और ये होता है प्रॉपर हैंड ओवर आफ्टर दी ओटी, फ्रॉम ओटी टू एचडीओ वार्ड, क्यूबिकल वार्ड्स, एवरीथिंग। जहां भी आप एज पर डॉक्टर एडवाइस शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर का प्रोटोकॉल ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल 7 पॉइंट है, इजी है। मैं आपको रिपीट बता दूं, रिमाइंड करा दे दूं, जैसा कि फर्स्ट वन है स्क्रब नर्स, सेकंड वन है सर्कुलेटिंग नर्स, थर्ड वन है एनेस्थेसिया नर्स। ये 3 नर्सेस का अहम रोल है और ये 3 नर्सेस ने आगे के 4 पॉइंट फॉलो करना। और मेन एम क्या है, जैसा कि एसेप्टिक टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन, दैट्स इट। लेकिन प्री ऑपरेटिव में हम सीख गए थे सर्जरी से पहले की वर्क, पोस्ट ऑपरेटिव में सर्जरी के बाद का वर्क, एंड इंटर ऑपरेटिव में सर्जरी के अंदर जो वर्क होता है, ये आज हम सीखे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा। आपको अगर थोड़ा समझ में भी नहीं आया तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप सर्जरी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये वीडियो पे जो बोर्ड पे लिखा है ये आपको याद रहेगा, कैप्चर रहेगा। ओके, सो मैं ऐसे ही वीडियो हेल्पफुल बनाते रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, और बिल्कुल मत भूलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हर वीक में मिलते जाएगा। एवरी वीक में मैं 3 से 4 वीडियो बनाता हूँ। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।